हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम में। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर। आज हम जानेंगे MPS 002 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है चीन। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, चीन एक उभरती हुई शक्ति के रूप में। और ये क्वेश्चन देखा गया है कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है। हमें कुछ भी नहीं करना, बस हमें इसमें चीन के बारे में अच्छे से जानना है और चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन करके कैसे वो आज विकासशील देश से अपने आप को एक विकसित देश तक लाया है, हमें उसकी जर्नी, उसके बारे में ही अच्छे से जानना है। तो बड़ा आसान सा मज़ेदार सा टॉपिक है, आपको बहुत मज़ा आएगा इसे जानने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चीन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। चीन, जिसे हम आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली जिसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC भी कहते हैं, पूर्वी एशिया का एक देश है। 1.4 अरब आबादी से अधिक, यह भारत के बाद दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जो कि विश्व की 17.4% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। चीन 5 समय क्षेत्रों के बराबर फैला है और भूमि के द्वारा 14 देशों की सीमा को बनाता है। लगभग 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ यह कुल भूमि क्षेत्र के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो यदि हम देखेंगे आबादी के हिसाब से चाइना विश्व में दूसरे नंबर पर आता है, तो वहीं भूमि के स्थान पर, ज़मीन के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से यह तीसरे स्थान पर आता है। अब देखते हैं, चीन देश को 33 प्रांत स्तरीय डिवीजनों में बांटा गया, जिसमें से 22 प्रांत हैं, 5 स्वायत्त क्षेत्र हैं, 4 नगर पालिकाएं हैं और 2 जो है वो अर्ध स्वायत्त विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हैं। इस प्रकार चीन को डिवीजनों में बांटा गया है। इस देश की राजधानी बीजिंग है और शंघाई जो है वो शहरी क्षेत्र के हिसाब से सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। साथ ही साथ शंघाई जो है वो वित्तीय केंद्र है, कमर्शियल सेंटर है। आप इसे वित्तीय राजधानी भी कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा कार्य, सबसे ज़्यादा बिजनेस यहीं से जनरेट होता है। अब थोड़ा सा इसके प्राचीन काल के बारे में जानते हैं। चीन में जो है प्राचीन काल का क्रमबद्ध इतिहास सुरक्षित है। ईसा से 1950 वर्ष पूर्व तक के राजवंश का हमें पता चलता है। चीन की जो सभ्यता है वो बहुत ही प्राचीन है। यहाँ तक कि यूरोप की सभ्यता में भी यदि हम देखेंगे तो वहाँ भी हमें चीन का प्रभाव दिखाई देता है, जैसे कि उनके पहनावे में, बैठने में, खाने पीने में, पुस्तक छापने की कला में, ये सब में चीन का प्रभाव दिखाई देता है। ईसा से 2217 वर्ष पूर्व से बौद्ध धर्म का संचार हो गया था, लेकिन ईस्वी सन 61 में मिंगती राजा के शासनकाल में जब भारतवर्ष से चीन में ग्रंथ और मूर्तियां गई, तब वहाँ के लोग बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होने लग गए थे। सन 67 में कश्यप मतंग नामक एक बौद्ध भिक्षु जो हैं वो चीन गए थे और उन्होंने वहाँ पे द्वाचत्वारिंशत् सूत्र का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। तब से जो है चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो बढ़ता ही गया है। चीन में बौद्ध धर्म का अनुसरण करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही अधिक है। चीन से झुंड के झुंड यात्री विद्या अध्ययन के लिए भारतवर्ष में भी आते थे। चीन में अब तक कई ऐसे स्तूप पाए गए हैं जिनके विषय में कहा जाता है कि वे सम्राट अशोक के बनवाए गए हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं चीन का इतिहास बहुत पुराना है, भारत से भी इसका नाता बहुत पुराना है बौद्ध धर्म के जरिए। अब देखते हैं चीन के आर्थिक सुधार, जिन्होंने उसकी अर्थव्यवस्था को, उस देश के विकास को आगे बढ़ाया। चीन में 1978 से आर्थिक सुधारों की शुरुआत होती है। इन सुधारों के कारण देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें हमें सालाना औसतन 9% की वृद्धि देखने को मिलती है। चीन में सुधारों के कारण 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर निकल पाते हैं। चीन में स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सेवाओं तक पहुंच में भी सुधार हुआ है। चीन में बाहरी क्षेत्र के उदारीकरण के कारण निर्यात में विविधता आई है और तेजी से वृद्धि हुई है। चीन में 1985 में मूल्य नियंत्रण को हटा दिया गया था, प्राइस कंट्रोल पॉलिसी को हटा दिया गया था। फिर चीन 2001 में WTO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का साथी बन जाता है और इसमें शामिल होने के बाद उसको निजी क्षेत्र में बहुत बढ़ोतरी देखने को मिलती है। फिर देखते हैं चीन में व्यापार बाधाओं को हटाने से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और विदेशी निवेश आकर्षित होता है, जिससे भी चीन की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। चीन में नागरिकों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि हर व्यक्ति अपने घर में कुछ ना कुछ, छोटा से छोटा कुछ ना कुछ काम खुद से शुरू करे, जो कि उसकी अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चीन में अतिरिक्त तटीय क्षेत्रों और शहरों को खुले शहरों और विकास क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया था। परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसे PPP कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये एक ऐसा मापदंड है जिसके अनुसार चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है।
1990 में विश्व अर्थव्यवस्था में चीन की अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी जो है वो 2% से भी कम थी, लेकिन जब हम 2014 में देखते हैं तो ये 2% कम वाली भी बढ़कर 13% हो गई है। इस समय दुनिया के 80% एयर कंडीशनर, 70% मोबाइल फ़ोन और 60% जूते चीन में बनते हैं। तो बहुत जाहिर सी बात है कि जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपके घर में, आपके हाथों में, ये फ़ोन तक भी ये चीन का बना हुआ है। विश्व बैंक के डेटा के अनुसार वैश्विक कपड़ा निर्यात में भी चीन की हिस्सेदारी जो है वो 40% से भी ऊपर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सामान उत्पादन करने वाला, जिसे पूंजीवादी मूल्य उत्पादन का सबसे प्रमुख क्षेत्र माना जाता है, इसमें चीन दुनिया का अग्रणी देश बन चुका है। इस प्रकार चीन ने मैन्युफैक्चरिंग में 110 वर्षों से चले आ रहे अमेरिका के नेतृत्व को पछाड़ दिया है। तो इस तरह हम देख सकते हैं चीन ने अपनी इकोनॉमी को कितना आगे बढ़ाया कि आज ग्लोबल उसकी हिस्सेदारी, विश्व में उसकी हिस्सेदारी कितनी ज़्यादा अधिक बढ़ गई है। अब हम देखते हैं चीन की सेना के बारे में। चीन के पास विश्व की सबसे बड़ी पदवी बल सक्रिय सेना है और जो इसका रक्षा बजट है वो दूसरा, अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है, सबसे ज़्यादा है। चीन सैन्य प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष यानी इनोवेशन के मामले में भी एक उभरती हुई महाशक्ति है। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और मान्यता प्राप्त परमाणु शक्ति संपन्न देश भी है। अब देखते हैं प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। चीन ने अमेरिका को पछाड़ते हुए विश्व का शीर्ष प्रौद्योगिकी निर्यातक बन चुका है। चीन वर्तमान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अन्वेषक है और 2012 तक विश्व अन्वेषण का नेतृत्व करने के लिए भी ये तैयार है। चीन प्रौद्योगिकी पदवी बल में भी विश्वव्यापी प्रौद्योगिकी प्रतियोगितात्मकता में अमेरिका को पछाड़ते विश्व में शीर्ष पर है। यानी टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन जो होता है वो ग्लोबल लेवल पर, उसमें चीन अमेरिका को बहुत हद तक पछाड़ चुका है और वर्ल्ड में टॉप लेवल पर पहुंच रहा है। हरित प्रौद्योगिकी, ग्रीन रेवोल्यूशन के क्षेत्र में भी चीन को वर्ल्ड में टॉप पे माना जाता है। इन कारणों के चलते चीन की आगे चलकर टेक्नोलॉजिकल महाशक्ति बनने की भविष्यवाणी भी की गई है। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था। ये एक बार ग्राफ लाई हूँ मैं आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं संज्ञात्मक सकल घरेलू उत्पाद है ये अमेरिकी डॉलर्स के हिसाब से। इसके आधार पर कहा जा रहा है कि 2050 में विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ये देश बनेंगे, जिसमें टॉप पर चाइना है, बाद में यूनाइटेड स्टेट्स है, इंडिया है, फिर ब्राज़ील है और फिर रशिया है। पिछले 60 वर्षों से चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो 10% से भी अधिक तेज़ी से बढ़ रही है। क्रय शक्ति के आधार पर चीन का सकल घरेलू उत्पाद अमेरिका के बाद दूसरे और संज्ञात्मक सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर भी अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आता है। 2007 में चीन ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ा था और 2020 में जापानी अर्थव्यवस्था भी पीछे छूट 2010 में जापानी अर्थव्यवस्था भी चीनी अर्थव्यवस्था से पीछे छूट गई थी और अंततः 2027 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था के भी चीनी अर्थव्यवस्था से छोटे होने का अनुमान है। चीन जर्मनी को पछाड़ते हुए अब विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है और अमेरिका को पछाड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा वाहन का बाजार बन चुका है। इसका विदेशी भंडार जो विश्व में सबसे अधिक है 2200 अरब डॉलर का है। तो इस तरह हम देख रहे हैं चीन जो है कितनी बड़ी महाशक्ति के रूप में हम सबके सामने है और वो दिन दूर नहीं है जब अमेरिका को पछाड़कर चीन ग्लोबल लेवल पे सबसे टॉप पर बैठा होगा। अमेरिका और चीन का कंपटीशन तो वैसे भी आजकल बहुत ज़ोरों शोर से चल रहा है, ये सब हम न्यूज़ में देखते ही रहते हैं। तो ये था मेरी तरफ से आज आपका टॉपिक। यदि आपको इसमें कोई डाउट लगा हो या कुछ गलत लगा हो तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी ये वीडियो दिखाइए ताकि वो भी इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ सकें और आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।